प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मंच पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान का रण एमपी मॉडल से जीतेंगे। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएंगे। कैलाश को टिकट संकट विकट। राजा फंस गया, सुप्रीम एक्शन होगा। एनआईए ने खाई कसम, खालिस्तान खल्लास। इन 4 खबरों की जो झलकियां आपने देखी, इस पर पूरी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं और आज की शुरुआत सियासी खबर के साथ करेंगे। इस साल के आखिर में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें राजस्थान भी शामिल है। ये चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन की दिशा और दशा तय करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने राजस्थान में एमपी फॉर्मूला लागू करने की सोची है। क्या है वो फॉर्मूला, ये तो बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे उस फॉर्मूले का क्या असर देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की सियासत की होगी। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब उनका एक बयान क्या बीजेपी को ही मुश्किल में डाल सकता है। आज की तीसरी खबर में हम जानेंगे कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किस मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और चौथी खबर में बात करेंगे कनाडा से तनाव के बीच देश में खालिस्तान और गैंगस्टर नेक्सस पर एनआईए के बड़े एक्शन की। इन चारों खबरों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं आपको तमाम लोगों के पास लिए चलूंगा। मेरे साथ नीरज पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, अभिषेक उपाध्याय नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ब्रजेश राजपूत भी आपको दिख रहे हैं और हमारे साथ मनोज भी जुड़ चुके हैं, मनोज वर्मा। नीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ, क्या जानकारी आज आप देने वाले हैं? बिल्कुल अखिलेश, आज आपको हम बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश का जो फॉर्मूला है उसको राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को, राष्ट्रीय महासचिव तक को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसी तरह का कुछ फॉर्मूला वो राजस्थान में भी अपनाने वाले हैं, तो आज सबको यही जानकारी देने वाले हैं हम। अभिषेक, कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं क्या आप? बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो दस्तावेज हैं ये अखिलेश, ये सारे दस्तावेज जब ये सामने आएंगे तो खुद आप भी दंग रह जाएंगे। जो डीएसपी जियाउल हक का हत्याकांड है, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई फिर से जांच करे, उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे खुलासे हैं जो सन्न कर देंगे इस मामले को। चलिए आगे इस पर हम आपसे बात करेंगे। ब्रजेश, आप क्या खबर पहुंचाएंगे दर्शकों तक? दरअसल जो कैलाश विजयवर्गीय का दर्द है वो दर्द उनका अकेला नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी जिनको मैदान में उतार दिया गया है, उनका दर्द मैं आपको सुनाऊंगा। मनोज, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बताऊंगा एनआईए ने आज जो 7 राज्यों में रेड किया उसमें एनआईए ने क्या क्या बरामद किया है, कितने लोगों को हिरासत में लिया है और किस तरीके से एनआईए टेररिस्ट और गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन आज की पहली खबर, बड़ी खबर, राजस्थान के लिए बीजेपी की रणनीति की बात होगी। राजस्थान में भी बीजेपी का एमपी मॉडल संभव है। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे सकती है यहां भी बीजेपी, सांसदों को भी बनाया जा सकता है विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार। यानी मध्य प्रदेश वाला मॉडल क्या यहां भी लागू किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल। राजस्थान का जो रण है उसमें क्या बीजेपी उसी फॉर्मूले के साथ उतरेगी जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का फॉर्मूला नजर आया? यानी जो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं बड़े नेता दिग्गज, क्या उन्हें उतारा जाएगा विधानसभा चुनाव में? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास। नीरज, इस बाबत क्या सूचना आपको मिल पा रही है? और अखिलेश देखो, पहले तो समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में क्या फार्मूला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला अपनाया उसके अनुसार आप देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश में मंडला, विंध्य, बुंदेलखंड, ये सब अलग अलग राजनीतिक रूप से बटे हुए इलाके हैं। उनमें अगर आप देखें तो हर क्षेत्र का एक बड़ा नेता उस क्षेत्र से चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हैं तो बुंदेलखंड से आते हैं, अगर इंदौर क्षेत्र से देखें तो कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, इसी तरह विंध्य से आपने गणेश सिंह और रीति पाठक उतारा। तो ऐसा ही कुछ फार्मूला मध्य प्रदेश का राजस्थान में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान को भी अगर आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशेषता है। शेखावटी, फिर मेवाड़, मारवाड़
और उसी तरह से मैदानी इलाका। तो ये जो इलाके, हर इलाकों से बड़े नेता आते हैं। जैसे मारवाड़ की अगर आप बात करें तो वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं, सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उसी के साथ वो राजपूत चेहरा भी हैं, लेकिन जाट चेहरा कैलाश चौधरी हैं जो बाड़मेर जैसलमेर से सांसद हैं और बैतू से कभी वो विधायक भी रहे हैं। तो पार्टी ये चाहती है, ऐसे करीब 7 ऐसे चेहरे हैं, 7 सांसद हैं जिनको पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने वाली। अर्जुन मेघवाल शेखावटी से आते हैं और बीकानेर से सांसद हैं। तो बीकानेर की किसी सीट से अगर उनको उतारा जाता है तो न सिर्फ मेघवाल वोट को गोलबंद किया जा सकता है, बल्कि शेखावटी में एक प्रभावशाली चेहरा देकर वहां की सीटों पर प्रभाव डाला जा सकता है। इसी तरह गुजरों के बड़े नेता माने जाते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो सवाई माधोपुर से सांसद हैं। उनको जानकारी मेरी ये है कि कोटपुतली से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि कोटपुतली गुजर बाहुल सीट है। और बिल्कुल, ये पूरा गणित बहुत ही विस्तार से नीरज आप समझा रहे हैं दर्शकों के सामने। अब उन चेहरों का भी हम लोग जिक्र करना चाहेंगे। आप भी बता रहे थे कि कैसे इसके जरिए बाकी समीकरण साधे जाएंगे। आपके सामने वो तमाम जानकारियां नजर डालिए, यहां स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। राजस्थान में एमपी मॉडल, क्या इससे कमल खिलेगा? यहां भी केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से लगातार 2 बार सांसद हैं। राजपूत जाति से आते हैं, जोधपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। क्या इसके जरिए उसे साधा जाएगा? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए वहां पर जीत मिल पाएगी? 2018 में 2 पर बीजेपी जीती थी, 10 में से 2 पर, यानी 8 सीटें वहां पर हार गई थी। अगला नाम आपके सामने है कैलाश चौधरी का। केंद्र सरकार में फिलहाल कृषि राज्य मंत्री हैं, बाड़मेर जैसलमेर से सांसद हैं और बायतू से विधायक रह चुके हैं। जाट समुदाय से आते हैं, बाड़मेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2018 में 1 सीट पर ही बीजेपी जीती थी। यहां इस इलाके में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। अब देखिए स्वामी सुमेधानंद के जरिए बीजेपी क्या कोशिश करेगी। सीकर से लगातार 2 बार के सांसद, पड़ोसी राज्य हरियाणा से इनका ताल्लुक है। वैसे तो पिपराली कस्बे में आश्रम में रहते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। सीकर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 2018 में बीजेपी यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो क्या अब इनकी मदद से, इनके चेहरे से बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? ओम बिरला की बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, कोटा में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी ने 2018 के चुनाव में यहां पर 3 सीटें जीती थीं। तो क्या ओम बिरला के जरिए इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि सारी सीटें यहां पर जीत जाए इस इलाके में 6 के 6? अब राज्यवर्धन राठौर की बात कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से लगातार 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं। जयपुर में कुल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी इन 19 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। तो क्या यहां पर राज्यवर्धन राठौर की मदद से कुछ बड़ा कर पाएगी बीजेपी? एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, ये जो बड़े चेहरे हैं, क्या बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकते हैं? इसी सोच के साथ बीजेपी यहां भी एमपी वाला फॉर्मूला लागू करेगी राजस्थान में? देखिए, ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एमपी का ही फार्मूला है। बीजेपी इसका इस्तेमाल करती आई है। हमने बंगाल के चुनाव में देखा कि इसका इस्तेमाल किया गया, जो इसके पहले बंगाल का चुनाव हुआ था, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बार खास बात ये है कि इस बार जिस तरह की एमपी में जो क्लोज फाइट की बात की जा रही है, उसमें बीजेपी ने बैटरी उतार दी है। और जो अभी नीरज बता रहे थे उसमें काफी हद तक सच्चाई है। जो अलग अलग इलाकों का ब्यौरा दे रहे थे, ये वही कहानी है। उन अलग अलग इलाकों में जो कद्दावर चेहरे हैं उनको उतारा जाएगा 2 वजहों से। एक तो जो इंटरनल इनफाइटिंग है टिकटों को लेकर के, उस पर लगाम मिलेगी। दूसरी एक जिम्मेदारी भी तय होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी समय नहीं है, मार्च से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये चल रहा है, जो आखिरी के 2 महीने इधर बचे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जो इस कदर जिनके अंदर जमीनी ताकत होगी कि जो सीटें जीत सकते हैं, उसके आधार पर उनके आगे का भविष्य भी तय होगा। ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव है और सामने विधानसभा चुनाव है। यहां अपनी ताकत साबित कीजिए और उसके बाद लोकसभा के बारे में बातें कीजिए। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी है जो यहां से लेकर लोकसभा तक को ध्यान में रखकर के बनाई गई है। चलिए, तो ये बड़ी स्ट्रेटजी नजर आ रही है आपको अभिषेक, लेकिन सांसदों को टिकट देने से होगा क्या, वो भी जरा दर्शकों को हम समझा देते हैं। सांसदों को टिकट देने से क्या फायदा होने जा रहा है? मध्य प्रदेश में चुनाव में अकेले शिवराज चेहरा नहीं है, चुनाव में वसुंधरा राजे ही चेहरा नहीं। राजस्थान की अगर बात की जाए, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो गणित है वो समझिए। बीजेपी के पास सीएम चुनने का मौका है और बीजेपी के पास यहां भी राजस्थान में भी सीएम चुनने का मौका है। यह सांसदों को जो टिकट दिया जा रहा है, इस वजह से यह मुमकिन होता हुआ इस बार नजर आ रहा है। अपने विकास कामों को गिनाएंगे सांसद जब जाएंगे लोगों के बीच कि क्या क्या काम किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से।
राजस्थान में भी अपने विकास कामों को मुद्दा यहां पर बीजेपी बना सकती है इन सांसदों के जरिए। जनता के बीच योजनाएं रखेंगे ये मंत्री, चूंकि सरकार के मंत्री हैं मोदी सरकार के, तो जो काम किया गया है उसको रखेंगे। मोदी सरकार की योजनाएं राजस्थान में भी ये सांसद बता सकते हैं। तो ये सांसदों के जरिए ये पूरा जो समीकरण है इसे साधने का प्रयास किया जा रहा है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन नीरज, एक सवाल यह भी है, जब आप केंद्र के इतने तमाम बड़े मंत्रियों को, सांसदों को उतार देते विधानसभा के चुनाव में, तो क्या उसे लोकल जो लीडरशिप है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है? क्या उसकी नाराजगी सामने नहीं आती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल लोकल और सेंट्रल लीडरशिप का सवाल ही नहीं है। यहाँ आप सब जिससे भी बात करो कहता है लीडर सिर्फ एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। बाकी सब कार्यकर्ता हैं, बाकी सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। तो जिस पार्टी में एक नेता हो, बाकी सब कार्यकर्ता हो, तो वहाँ ऐसी दिक्कतें नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी बात है अखिलेश, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन उससे पहले 3 विधानसभा के चुनाव हैं। पिछली बार अगर आप देखें तो कर्नाटक भी बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ भी हार गई थी, मध्य प्रदेश भी चुनाव हार गई थी, राजस्थान भी चुनाव हार गई थी। उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि लोकसभा चुनाव 2019 का शायद भारतीय जनता पार्टी ना निकाल पाए। इस बार इंडिया गठबंधन बहुत सब एकजुट होकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, एनडीए पर प्रहार कर रहे हैं। तो एनडीए और बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी कीमत पर सबसे पहले विधानसभा चुनाव में अपना स्कोर अच्छा किया जाए, और स्कोर अच्छा करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप अपने सभी मजबूत अस्त्रों को चुनाव मैदान में उतार दीजिए। आपका जब राज्य में सरकार, आपकी सरकार रहेगी तो तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे, और इस बात को समझना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपको लोकसभा चुनाव जीतना आसान होगा, और लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है, तो वहां पर कोई दूसरा उम्मीदवार भी आसानी से चुनाव जीत सकता है। वक्त नहीं है, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल छोटे में अगर आप बता पाए 20 सेकंड में, क्या ये जो फॉर्मूला बीजेपी लागू कर रही है सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है? अभी ये कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज़ है, इस जितने भी लोगों से हमने बात की वो ये की कि हमारे पास चुनौती है सबसे पहले राज्यों का चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने सिर्फ इसलिए किया है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाए, अधिक बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जाए, ताकि लोकल लेवल पर सीटों के समीकरण को ठीक किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज जातिगत समीकरण, क्योंकि चुनाव जीतना समीकरण का खेल है। आगे बात करेंगे नीरज। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की लिस्ट में नाम देकर हैरान कैलाश विजयवर्गीय। जनसभा में उन्होंने कह दिया 1% चुनाव लड़ने का मूड नहीं, बड़े नेता हो गए हैं, अब हाथ जोड़ने कहां जाएंगे। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, ब्रजेश हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रजेश, ये तो टिकट मिलने से नाराज हैं, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं वैसे भी कुछ लोग हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं। जो सीधी से जिनको टिकट मिला है, केदार शुक्ला, उन्होंने बयान दिया है कि जिसको टिकट दिया गया है, यानी सांसद दीति पाठक को, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतर से चुनाव हारेगी। उनका ये भी कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं सुन रहा हूँ और 2 तारीख को तय करूंगा कि मुझे अब आगे क्या करना है। इसके अलावा नागदा खाचरोद से जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसके विरोध में बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो जगह जगह से जहाँ टिकट की खिलाफत हो रही है, लोग विरोध बढ़ता जा रहा है। मगर आपको ये बात बता दूं कि जिन लोगों को टिकट मिली, खासकर सांसद, वो सब बेहद खुश नहीं है। कैलाश जी ने तो अपना दर्द बयां कर दिया, मगर ये जो बड़े बड़े सांसद हैं, जो 8-8 बार के लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 6 बार से सांसद हैं, 10 साल से लगातार जो चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बने हुए, उस सबके मन में भी कहीं ना कहीं दर्द है कि कैसे उनको छोटे छोटे जूते में पांव डालने को कह दिया गया है। तो बहुत अनमने ढंग से सब चुनाव लड़ रहे हैं, मगर चूंकि ये पार्टी ने कह दिया है तो चुनाव तो ये लोग लड़ेंगे। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहें। राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीओ जियाउल हक केस में जांच के आदेश दिए गए हैं। राजा भैया की भूमिका के जांच के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने का वक्त दिया है। तो सीओ जियाउल हक केस में यह जांच के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई ने जो जांच पहले की थी वो सवालों के घेरे में। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी निपुण सहगल। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए ऐसा है कि ये 2013 का हत्याकांड है, जिसमें 2014 में लोअर कोर्ट ने सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन था या जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, जिसमें राजा भैया की भूमिका को संदेह से परे माना था और उस पर उनको क्लीन चिट दे दी थी। लोअर कोर्ट ने कहा था कि जांच पर्याप्त नहीं लगती है और जांच दोबारा नए सिरे से करनी चाहिए।
लेकिन सीबीआई ने इसे चुनौती दे दी हाई कोर्ट में। पिछले साल 2022 में एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, जहां पर कि ये कहा गया कि नए सिरे से जांच की कोई ज़रूरत नहीं थी, आगे कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे बरकरार रखा है, उसे रिवाइव कर दिया है और कहा है कि 3 महीने में जांच हो। यानी कुछ लोगों के ऊपर तो ट्रायल चल रहा है, लेकिन राजा भैया को शुरू में ही 3 महीने में ही क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, जिसे ट्रायल कोर्ट ने गलत माना था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई है। तो 3 महीने में नए सिरे से जांच करके जो छूट गए हैं, जो संदिग्ध थे उस मामले में, जिनको क्लीन चिट मिली थी, उनकी भूमिका की सीबीआई को फिर से जांच करके रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी सीबीआई स्पेशल कोर्ट में। चलिए, तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ये बात भी कही गई है। कुंडा हत्याकांड की कहानी क्या है, ये भी जरा आप समझिए। दरअसल 2 मार्च 2013 की यह घटना है। आपके सामने ये पूरी जानकारी, ये पूरा ब्यौरा मैं रखने जा रहा हूं। 2 मार्च 2013 बलीपुर गांव जगह प्रधान नन्हे यादव की हत्या हो जाती है। बलीपुर पहुंचे नन्हे के समर्थकों का उस वक्त बवाल होता है। कुंडा कोतवाल बलीपुर नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ? सीओ जियाउल हक गांव पहुंचते हैं। गांव में फायरिंग जारी थी। सीओ फिर भी घर की ओर बढ़े। फायरिंग से सीओ के गनर खेत में छिपे। ग्रामीणों ने सीओ को घेरा। फायरिंग से नन्हे के छोटे भाई की भी तब मौत हुई। गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया था। ये तमाम बातें उस वक्त बताई गई थी। लोगों ने जियाउल हक की हत्या कर दी और रात 11 बजे पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है। उसके बाद क्या हुआ? आधे घंटे की तलाशी होती है। तलाशी के बाद सीओ का शव मिला। आरोप राजा भैया पर भी लगा। राजा के करीबी भी उस वक्त आरोपी बने। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजा भैया केस में सीबीआई जांच को लेकर सवाल। सीओ की पत्नी परवीन की एसएलपी से सवाल उठे हैं। उन्होंने पत्नी ने बताया है साफ तौर पर, पत्नी ने आरोपी बनाया, उनकी जांच नहीं की गई। 3 महीने में सीबीआई ने राजा भैया को दी थी क्लीन चिट और इस पर अब उनकी पत्नी ने ही सवाल खड़े किए हैं। और आरोप क्या है वो भी आप समझिए, जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पत्नी की तरफ से। कुंडा हत्याकांड सीबीआई जांच पर सवाल कैसे खड़े हुए? सीओ की पत्नी की जो अर्जी है उसके आधार पर यह जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीबीआई के 2 आरोपी सुरेश यादव, बबलू यादव। सीओ की हत्या वाली जगह ही मर्डर। मार्च 2017 में जमानत पर रिहा, एक्सीडेंट में मौत। बबलू यादव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सुरेश यादव, जिस गन से सीओ को मारा, फिंगरप्रिंट नहीं। बबलू यादव, रिश्तेदार ने राजा भैया और अन्य को हत्या का आरोपी बताया। अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, ये जो आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये बहुत ही अहम जानकारियां हैं और इसकी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, ये जो कागजात हैं। और इसमें अहम बात यह है अखिलेश की उन सारे जो स्टेटमेंट 161 164 में दिए गए वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए अहम बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके पीछे की आखिरकार सीबीआई ने अपनी जांच में ऐसा क्या किया था, ये एसएलपी इसका ब्यौरा देती है। और आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे जो इसमें लिखा है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, आप सोचिए, हत्याकांड के 3 महीने के अंदर ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। और यह कहती है कि इस क्लोजर रिपोर्ट में 36 की विटनेस, देखिए विटनेस भी मैं कह रहा हूं की विटनेस, जो सबसे अहम गवाह थे, उन 36 की विटनेस के बयान सीबीआई ने रिकॉर्ड ही नहीं किए। यहां सवाल इस जल्दबाजी पर है। और इन 26 की विटनेस में कौन कौन था? इसमें पुलिस अधिकारी थे जो उस समय मौके पर मौजूद थे, जो साइंटिफिक ऑफिसर थे, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के जहां पोस्टमार्टम हुआ जियाउल हक का, उसके कर्मचारी थे, उनमें से किसी का बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। इसमें एक अहम बात यह है कि मनोज शुक्ला जो कुंडा के एसओ थे, उनका बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। और मनोज शुक्ला के पास हत्या के 4 दिन पहले राजा भैया के एक आदमी का फोन आता है और एक मामले में कहते हैं कि मुझे ये फेवर चाहिए, उसके बाद भी उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, इसमें यहां तक भी है कि राजा भैया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया और उनको इस मामले से क्लीन चिट दे दी गई। बाकी किसी भी आरोपी का इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए एक अहम बात और मैं आपको बताऊं, उस समय 3 लोग थे राजा भैया जब ये हत्याकांड हुई, एक एसओ, एक एसएसआई और एक इंस्पेक्टर। इसमें यह लिखा गया उनमें से तीनों में से एक का भी
मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि एक का भी सीबीआई ने बयान दर्ज नहीं किया। एक अहम बात और जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, सीबीआई ने जिन 2 को आरोपी बनाया उनमें से एक, ये जो एसएलपी कहती है, उनमें से एक की मौत मौके पर हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिस गन से वो राजा भैया, माफ कीजिएगा इस पूरे मामले में चूंकि राजा भैया पर आरोप है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी जियाउल हक की, जिस गन से मार रहा था उसी गन से गोली चली, जियाउल हक को मार रहा था और उसी गोली से उसकी मौत हो गई। फिर वो गन 2 हिस्से में टूट गई, उस पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिले और जो दूसरा आरोपी था वो 4 साल बाद जमानत पर रिहा होता और उसी दिन एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। तो एक के बाद दूसरे जो है सबूत खत्म होते जा रहे हैं। जो की विटनेस है उनका सीबीआई ने कोई बयान दर्ज नहीं किया है और पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ राजा भैया का करा करके राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई और सिर्फ 3 महीने में ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है और इसके 1 महीने के बाद फाइनल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई, यानी कि 4 महीने में पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये आरोप है और इसमें तमाम सारे अटैचमेंट लगे हुए हैं। इसकी मतलब सीबीआई की जांच और मंशा सवालों के घेरे में है। कुंडा हत्याकांड को लेकर और खुलासा हुआ है, एक और बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के पास तत्कालीन एसओ के बयान की कॉपी है। एसओ ने राजा भैया के ड्राइवर ने फोन किया था और हत्या से 4 दिन पहले मनोज शुक्ला के पास फोन आया था। ये वो तत्कालीन एसओ के बयान की जो कॉपी है उसके आधार पर यह बात कही जा रही है। एसओ को राजा भैया के ड्राइवर ने फोन किया था। अभिषेक, ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए मेरे पास ये कॉपी है मनोज कुमार शुक्ला की और ये कॉपी है 16/4/2013 की और इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज कुमार शुक्ला जो कुंडा के एसओ थे और जिन्होंने फोन करके जियाउल हक को बुलाया था वहां पर, वो इसमें ये कहते हैं कि घटना से 4-5 दिन पहले गुड्डू सिंह ने, जो कि राजा भैया का ड्राइवर, उसने इनको फोन किया और कहा कि कामता पाल नाम का व्यक्ति आपको उसकी मदद करनी। अब आप सोच रहे होंगे कामता पाल कौन है? दरअसल नन्हे प्रधान की हत्या हुई थी। नन्हे प्रधान की हत्या का जो पूरा मामला था उसी मामले में मौके पर जियाउल हक पहुंचे थे। तो ये जो कागज है वो ये बताता है कि कामता प्रसाद पाल की और नन्हे प्रधान की आपस में दुश्मनी थी। राजा भैया, ये जो जानकारी कहती, ये जो स्टेटमेंट कहता है कि राजा भैया के आदमी कह रहे थे कि कामता प्रसाद की मदद की जाए और बाकायदा राजा भैया के ड्राइवर ने 4 दिन पहले फोन भी किया था। यह बयान है मनोज शुक्ला का और मनोज शुक्ला का इस हत्याकांड में सीबीआई ने बयान ही दर्ज नहीं किया। उनका बयान दर्ज किया गया नन्हे प्रधान की हत्या के मामले में, लेकिन जो दूसरी हत्या हुई जियाउल हक की हत्या, जिस समय कुंडा के वो एसओ थे और मौके पर पहुंचे थे, इसके बावजूद सीबीआई ने उनका बयान दर्ज नहीं किया। ये इस एसएलपी में लिखा हुआ है। अभिषेक, अब एक बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो अभी जो निपुण बता रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो एक चीज़ है और दूसरी बात ये है कि इसमें चूंकि मेरे पास ये परवीन आज़ाद की जो उनकी पत्नी हैं उनकी भी बयान की कॉपी है और एक मैं आपको ये भी बता दूं अखिलेश, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बाकायदा इन्होंने एक चीज़ का ब्यौरा दिया किस तरह से राजा भैया वहाँ कुछ ऐसे मामलों की जाँच कर रहे थे जिनमें कि राजा भैया के खिलाफ जाँच हो रही थी, कुछ ऐसे मामलों की जो ये जाँच कर रहे थे जियाउल हक, जिसमें कि राजा भैया के लोग फंस रहे थे। इसमें अस्थाना दंगे का मामला था, इसमें सैंड माइनिंग का मामला था और राजा भैया लगातार उन पे दबाव बना रहे थे। तो वो कौन लोग थे, उनकी जांच क्यों नहीं की गई, की विटनेस के बयान क्यों नहीं लिए गए, जो साइंटिफिक ऑफिसर थे उनके बयान क्यों नहीं लिए गए, जो हॉस्पिटल स्टाफ था उसका बयान क्यों नहीं दर्ज हुआ, ये तमाम सारी चीजें और जो 2 आरोपी थे वो कैसे रहस्यमय तरीके से मारे गए, ये सारी ही बातें सीबीआई के दायरे में होंगी और ऐसा लगता है जो एविडेंस है कि इन सब की पहलू की सीबीआई जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। अभी की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, कनाडा से तनाव के बीच एक्शन में एनआईए, खालिस्तान गैंगस्टर नेक्सस पर एक्शन। 6 राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमारी हुई है। पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान में रेड की सूचना मिल रही है, जबकि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में भी एनआईए के छापे पड़े हैं। सीधे मनोज वर्मा का अब हम रुख करना चाहेंगे। मनोज, किस तरीके से यह शिकंजा कसा जा रहा है, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको अपडेट करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि 7 राज्यों में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की गई थी 53 लोकेशन पर और इसमें कुछ जो हथियार हैं एनआईए ने वो बरामद किए। इसके अलावा कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और लगातार जो एनआईए की कार्रवाई है वो चल रही है गैंगस्टर और टेरर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए। 2022 में 5 एफआईआर दर्ज की थी, इसके अलावा 2023 में भी 2 एफआईआर दर्ज की थी और उनकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये सामने आया कि जो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी बैठे हुए हैं
हैं वो भारत के अंदर जो गैंगस्टर्स हैं उनको अपने साथ मिला लिया है, जो जेलों के अंदर बंद हैं और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आपको बताना चाहूंगा कि 370 जगहों पर ये छापेमारी जो है एनआईए की वो हो चुकी है, जिसमें 1200 से ज्यादा हथियार एनआईए ने बरामद किए हैं, जिसमें सोफिस्टिकेटेड हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा डिजिटल डिवाइस एनआईए ने बरामद किए हैं। 15 जो अपराधी हैं उनको भगोड़ा घोषित किया गया। इसके अलावा 9 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तो लगातार जो एनआईए की कार्रवाई है गैंगस्टर और टेरर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए वो लगातार चल रही है और साफ तौर पर ये साफ हो चुका है कि खालिस्तान में बैठे, माफी चाहूंगा, कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो भारत के देश के अंदर जो गैंगस्टर्स हैं उनको अपने साथ मिला करके भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसकी कमर एनआईए तोड़ने में लगी हुई है। जी, आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कुल मिलाकर जो जानकारियां आ रही हैं, मनोज वर्मा भी बता रहे थे, ऐसा लग रहा है कि अब ये जो खालिस्तानी आतंक का नेटवर्क है उसकी कमर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, बिल्कुल, पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए अब कटिबद्ध है भारत सरकार। और जिस तरह की पोजीशनिंग ग्लोबल स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस में अपने स्पीच के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ली है, वो भी बड़ा एविडेंट है अखिलेश अपने आप में, कि सबूत देते हैं कनाडा, देती अगर कनाडा तो चले ठीक है, उसमें भारत कैन लुक इनटू इट, बट डिटर्मिन्ड है और हर कीमत पर जो टेरर फाइनेंसिंग है और टेरर का पूरा नेटवर्क है जिसको सपोर्ट भारत में, पंजाब में और दूसरे प्रांतों से, जिन स्टेट्स में आज छापा डाला गया है वहाँ से मिल रहा है, उसको पूरी तरह से तोड़ा जाना है। और इसी वजह से आप देखिए कि एनआईए ने बाकायदा आतंकियों की लिस्ट बनाई थी, सबकी सूची बनाई थी और उनके खिलाफ बाकायदा उनके पते ठिकानों पर जा करके उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और निश्चित तौर पर इरादा यही है जो मनोज कह रहे थे कि हर कीमत पर एनआईए जो पूरा नेक्सस है खालिस्तान टेरर को लेकर के उसको तोड़ने में लगा हुआ है। बिल्कुल, तो खालिस्तानी टेरर को तोड़ने के लिए ना सिर्फ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी कैसे दबाव बनाया जा रहा है, कूटनीतिक तरीके से भी कैसे खेल किया जा रहा है, ये आपको आशीष बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तमाम सहयोगियों का ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।